बच्चों जो हम स्टार्ट करने वाले टॉपिक हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में किस तरह से अपन बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर कम से कम समय में अच्छी से अच्छी मतलब एक्यूरेसी के साथ हम इस पे कंप्लीट कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन 31, जो कि अपने 31 से क्वेश्चन, तो अपने यहाँ पे 30 क्वेश्चन अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि 3 ब्रांड है ए बी सी, जिसमें से 10, 12 और 24 के पैकेट में पेन है। तो हमारे पास यहाँ जो ब्रांड है वो है 3 ब्रांड है, ए है, बी है और सी है। तीनों के एक के 10 पैकेट हैं, 12 हैं और 24 पैकेट में उपलब्ध हैं। तो हमें ये बताना है कि तीनों पेन समान संख्या में खरीदने पर दी जाने वाले पैकेटों की निम्न संख्या। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, समान संख्या में पेन कितने चाहिए होंगे, समान माप का अगर बर्तन लेना हो, तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो उनका हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है हमें। निकालना क्या है? एलसीएम। तो हम इन तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा हमारे पास? तो देख लो, हमारे पास आएगा लगभग 120। कितना आएगा? 120। तो 10 का भाग अगर 120 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। और 24 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? लगभग 5 बार। तो हमें ये माप, ये हमारे पास क्या आ गए? माप आ गए। तो हम देखते हैं ए में जहाँ पे 12 होंगे, तो 12 कहाँ पे है? हम देखते हैं कि फोर्थ के अंदर 12, 10 और 5। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया। ठीक है, इससे अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक वर्ग की 4 भुजा है। कितनी भुजा है? वर्ग की भुजा कितनी है? 4 है। देखो हमारे पास ये वर्ग है। ठीक है, ठीक है, ये 4 हमारे पास 4 भुजा का एक वर्ग है हमारे पास। ठीक है, अब ये कह रहा है इसे काट कर 4 बराबर भागों में। एक बात बताओ, इसको 4 बराबर भागों में काटेंगे तो काटेंगे कैसे? सबको पता है, इस तरीके से कुछ हम काट देंगे, 4 बराबर भाग बन गए। तो आप मुझे बताओ, जो ये भुजा 4 सेंटीमीटर की जो भुजा थी, अब वो हमारे पास कितनी रह गई? अब हमारे पास वो भुजा थी वो कितनी रह गई? 2 सेंटीमीटर की रह गई। कितनी रह गई? 2 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के कितने वर्ग बन गए? 1, 2, 3 और 4। तो हमारे पास 4 वर्ग आ गए। अब इसने कहा प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो छोटे वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? भुजा इंटू भुजा, यानी हमारे पास क्षेत्रफल हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो जो फर्स्ट था कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमेशा इन चीजों का ध्यान रखें। वो हमें कौन सा कथन बताना जो सही नहीं है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। चलो हम इसका देखते हैं, तय करते हैं। सभी जो अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। हमें अभाज्य संख्याओं की बात करनी है। तो आप मुझे ये बताओ, अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? तो हमने देखा 2, 3, 5 और 7, ये इस तरह की अभाज्य संख्या है जिनका जो भाग है या तो वो खुद के द्वारा, मतलब उनके जो गुणनखंड है वो 2 ही होने चाहिए, या तो वो खुद, या तो वो स्वयं, या तो वो स्वयं होना चाहिए या होना चाहिए 1। ठीक है, ये है परिभाषा जिसकी अभाज्य संख्याओं की। ये परिभाषा किसकी है? अभाज्य संख्याओं की परिभाषा है। तो आप मुझे ये बताओ, इसने कहा कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। चलो मैं मान लेता हूं ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या। क्या 2 भी विषम संख्या है? क्या 2 भी विषम संख्या है? नहीं। 2 कैसी संख्या है? 2 एक सम संख्या है। कैसी संख्या है? 2 एक सम संख्या है। तो इसका जो पहला ही कथन है वो क्या है? सही नहीं है। पहला ही कथन क्या है? सही नहीं है। इसके अलावा हम दूसरी संख्या भी देख लेते हैं, जैसे ये क्या कहना चाहता है। तो हमने देखा अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। हाँ, अगर अपरिमित रूप से कहें, इन्फिनिटी की बात करें, तो वह अनेक हैं। सही बात है। ये क्या हो गया यहाँ पर? अनेक सही है। अगर बात करें अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। सही बात है। एक तो वो संख्या स्वयं, एक तो वो संख्या स्वयं, स्वयं वह संख्या, स्वयं वह संख्या, और एक कौन सा हो गया? 1। इसके 2 गुणनखंड हो गए।
ठीक है, ये भी बात क्या है, 100% सही है। बात करते तीसरी, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है, तो इसकी हम बात करते थे। एक अंक वाली देखो, जब हम 0 से लेकर 10 के बीच में बात करें, यानी 10 भी नहीं, एक अंक में कहां तक आते हैं, 9 तक बात करें, तो अभाज्य संख्या कितनी आती है, देखो 2 आती है, 3 आती है, 5 आती है और 7 आती है। कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कितनी अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्याएं हैं। यानी देखो ये भी सही है, सही है, सही है, तो ये चीज सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, अब देखो कोई वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य हो। अब एक बात बताऊं मुझे, 1 से 10 तक संख्याएं होती कौन सी, तो 1 से 10 तक संख्याओं में देखो 2 आती है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है और 9 आता है और 10 आता है और 1 आता है। अब मुझे बताओ ऐसी संख्या जो 1 से विभाज्य हो, तो 10 है, 2 से 10 2 से भी विभाज्य है, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या नहीं होगी। ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगी, ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 6 प्लस 0 प्लस 4 का जब योग करते हैं तो वो कितना आता है, 10 आता है। 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। लेकिन जब हम देखते हैं 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 0, तो हमें आता है 9। ठीक है, तो ये 3 से भी विभाज्य है, और इसके पीछे आने वाला 0, इसके पीछे आने वाला 0, 0 के कारण ये 2 से भी, 0 के कारण ये जो 25 20 ये संख्या है, पीछे जब 0 आता है तो वो 2 से विभाज्य है, और पीछे 20 आता है, अगर 20 आ जाए तो ये 4 से विभाज्य होगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 20 आता है, और पीछे 0 आने से वो 5 से विभाज्य हो गया। ठीक है, ये संख्या 6 से विभाज्य है, क्योंकि 2 और 3 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं 6 से भी विभाज्य होगी। 7 से भी ये संख्या विभाज्य है, क्योंकि 7 का जब भाग जाएगा, देखो 7 21, 21 से पीछे 4 बचेंगे 42, और 42 7 42, 7 से विभाज्य होगी ये संख्या, 8 से विभाज्य होगी ये संख्या। ठीक है, क्योंकि पीछे के जो 3 अंक हैं वो 8 से विभाज्य हैं। ठीक है, 9 से विभाज्य इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये 9 से विभाज्य है। देखेंगे हम 9 का भाग 2 बार जाता है, इसमें 9 जो संख्या है जोड़ने पर 9 आते हैं, तो 9 से विभाज्य हो जाएगी, और पीछे 0 आने के कारण 10 से विभाज्य हो जाएगी। यानी जो ये संख्या है वो 1 से 10 तक सभी से विभाज्य होगी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। देखो 35 जो क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, तो 35 क्वेश्चन की बारे में बात करें तो देखें, आयशा के पास 5 और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 160 रुपए उसके पास हैं, ठीक है, उन सिक्कों को मिलाकर 160 रुपए उसके पास बनते हैं। आप मुझे बताओ बच्चों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा कुछ नहीं गया है, 5 रुपए के सिक्के हैं। मान लो 5 रुपए के सिक्कों को हमने माना x, ठीक है, और 10 रुपए के सिक्कों को हमने मान लिया y। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है कि इन दोनों सिक्कों की संख्या कितनी है। मान लो 5 के मेरे पास x सिक्के हैं और 10 के मेरे पास y सिक्के हैं, तो दोनों की संख्या कितनी है, टोटल 25। ओके, अब मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास 5 रुपए के कुछ न कुछ सिक्के हैं, अगर मैं मान लो 2 सिक्के हैं तो 2 को 5 से गुणा करूंगा तभी तो 10 आएंगे। अगर 2 सिक्के हैं तो इसका मतलब मेरे पास 10 रुपए हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि 5 को अगर x से गुणा करूं तभी तो मेरे पास मूल्य आएगा उन सिक्कों का, उसी तरह से मैं 10 को y से गुणा करूं तभी तो उसका मूल्य आएगा। जैसे मेरे पास 10 के 2 सिक्के हैं, 2 को 10 से गुणा करूंगा तभी तो मेरे पास 20 रुपए आएंगे। तो रुपए वाला जो समीकरण बनेगा हम इस तरीके से बनाएंगे और लिख देंगे 160। अब हमारे पास 2 समीकरण बन गई, और हमने पता ही हमने 6th 7th 8th 9th क्लास के अंदर ये समीकरण बनाना सीखा था। ठीक है, और जैसे ही हम इस समीकरण को 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इस समीकरण को 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरफ। ठीक है, अगर इसको इस तरफ नहीं लिखना चाहो, ठीक है, इसको इस तरफ नहीं लिखना चाहो तो इसको हम इस तरफ देखते हैं, इसको इस तरफ लिख देते हैं 5 से। समीकरण 1 को क्या करें, 5 से गुणा करके, तो 5 से गुणा करेंगे तो किस तरह से आएगा, 5x प्लस 5y बराबर 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 125। ओके, नीचे कितना है, 5x प्लस 10y बराबर 160।
अब इन समीकरणों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर ये तो कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। तो 5 से -10 गए, कितने बचे, 5y बराबर, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस का साइन आएगा। और 160 में से 125 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 35। आपको पता है माइनस दोनों तरफ से तो कट जाएगा, माइनस दोनों तरफ से है तो कट जाएगा। y की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 35 और 5 को उधर भेजने पर हमारे पास आ जाएंगे कितने, 7। कितने आ जाएंगे, 7। तो y की हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 7 है। यानी जो 10 के सिक्के हैं वो हमारे पास कितने हैं, 7 हैं। 10 के सिक्के जो हमारे पास कितने हैं, 7 हैं। तो x जो है, अगर ये 7 सिक्के हैं हमारे पास तो x कितने हो जाएंगे, जिनका मतलब x कितने होंगे जिनमें 7 जोड़कर 25 आ जाए। तो ये हम सीधी सी बात है 7 को 10 भेज के 25 में से माइनस कर देंगे और हमारे पास कितने बच जाएंगे, 18 बच जाएंगे। अब 5 वाले सिक्के हमारे पास 18 हैं और 10 वाले सिक्के हमारे पास कितने हैं, 7 हैं। और 5 वाले सिक्के हमारे पास कितने हैं, 18, जो कि ऑप्शन किस में है, फर्स्ट में है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, अब करते हैं हम, हाँ 35 हो गया, अब करते हैं 36। 36 और भी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सिर्फ गुणा भाग करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो अब 6 क्वेश्चन के ऊपर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हमें कुछ नहीं करना है, गुणा भाग करना है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें करना होता है भाग। देखो कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग करना है, उसके बाद में क्या करना है, गुणा करना है, उसके बाद में हमें क्या करना है, जोड़ या बाकी में से कुछ भी कर लेना है। ठीक है, तो प्रोसेस ही होना, सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ या बाकी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या, भाग। ठीक है, अब इन संख्याओं में कुछ है नहीं, चलो हमने कर दिया भाग। 17.5 इंटू 3 माइनस 21 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो 3 इंटू 12.5, ओके। अब इनका गुणा करना है, अब देखो गुणा भी कर लेते हैं। देखो 3 का 17.5 में 3 का गुणा किया तो गुणा करना बहुत सिंपल है, 3 बचे 15, हासिल का 1, सांतरी 21 और 1 22, सांतरी 21 और 1 22, हासिल के 2, 3 कम 3, 3 और 2 5। अब देखो हासिल कितनी संख्या के बाद था, एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद हासिल लग गया, ओके। -3 माइनस, अब देखो यहाँ पे 125 को 3 से गुणा करना है, चलो इसको 3 को इससे 12.5 से गुणा कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है, तो 5 3 15, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, और 3 एकम 3 आ गया। देखो अब माइनस माइनस की संख्या जो है, माइनस माइनस प्रकृति की जो संख्या है वो आपस में जुड़ जाती हैं, ये सबको पता है, क्योंकि माइनस माइनस है, प्लस प्लस वाली जुड़ती है, माइनस माइनस वाली जुड़ती है, तो जोड़ के यहाँ पे हम लिख देंगे 37.5 में से, सॉरी 37.5 में से 3, 37.5 में 3 जोड़ने पर हमारे पास कितने बच जाएंगे, मतलब कितने हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 40.5, 40.5। तो हमारे पास बच कितने जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएंगे 12, और 12 हमारे पास कौन सा आंसर है, आंसर सेकंड, आंसर सेकंड। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 6वां भाग। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बहुत अच्छा तरीके से अपन देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे, ओके। एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 6वां भाग है। अब देखो ये भिन्न का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 1/6, 6वां भाग इसने कहा, ठीक है। कितने नीम के वृक्ष हैं, ये कितने हैं, नीम के वृक्ष हैं, इसने कहा नीम के वृक्ष। आधे वृक्ष अशोक के हैं। अब आधे वृक्षों का मतलब क्या हुआ, 1/2 वृक्ष अशोक के हैं। कौन से अशोक पेड़ आता है, उस अशोका के हैं। चलो उसने कहा शेष वृक्ष यूकलिप्टिस के हैं। अरे यूकेलिप्टिस देखा है वृक्ष, नीलगिरी, नीलगिरी को ही कहते हैं, नीलगिरी के जैसा नीलगिरी की प्रजाति का ही पेड़ होता है यूकलिप्टस, उसी की प्रजाति का होता है, ठीक है, नीलगिरी के प्रकार के, उसी क्लास में आता है यूकलिप्टस, ठीक है। तो उसके वृक्षों की संख्या पता नहीं, शेष ये है, ये है शेष, यानी रिमेनिंग ये है, रिमेनिंग ये है। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, अब वो बता भी रहा है कि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है। आप मुझे एक चीज बताओ,
ये कह रहा था, एक चीज बताओ बच्चों को समझाने के, बच्चों को कैसे समझाएंगे हम, उसी तरीके से मैं आपको समझाऊं। देख हमारे पास ये है, हमारे पास 6 खाने थे। कितने खाने थे? 6 खाने थे। अब उसमें से एक खाना अगर मैं भर देता हूं इस खाने की, आप मुझे बताओ इस खाने की वैल्यू अगर 5 है, कितनी है? 5। अगर इस खाने को मुझे अगर दर्शाना होगा तो मैं कैसे दर्शाऊंगा? टोटल कितने खाने हैं? 6। उसमें से मुझे कौन सा खाना बताना है? ये वाला खाना बताना है। तो मैं कैसे दर्शाऊंगा? 1/6 दर्शाऊंगा या नहीं दर्शाऊंगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो बेटा, 1/6 दर्शाऊंगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये पेड़ है नीम के। ये पेड़ किसके हैं? नीम के। अगर मुझे बताओ नीम के पेड़ों की संख्या 5 है, तो खाने तो सब समान है ना, तो टोटल खाने में पेड़ कितने हो गए? लगभग कितने हो गए? 30। क्योंकि देखो 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 5 और 5, लगभग कितने पेड़ हो गए? 30। तो टोटल पेड़ हमारे पास कितने हैं? 30। टोटल पेड़ कितने हैं हमारे पास? 30 हैं। तो आप मुझे बताओ 30 तो टोटल हो गए, आधे पेड़ अशोक के हैं। 1/2 आधे पेड़, मतलब इस टोटल में से आधे, आधे कितने हो गए? यानी 15 पेड़ तो किसके हैं? अशोक के हैं। 5 पेड़ नीम के हैं। इसने बोला 5 पेड़ किसके हैं? नीम के हैं। 5 पेड़ किसके हैं? नीम के। 15 पेड़ किसके हैं? अशोक के हैं। तो 5 और 15 कितने हो गए? 20 हो गए। 5 और 15 कितने हो गए? 20 हो गए। तो पीछे बचा क्या? यूक्लिप्टस वाला। तो पीछे बचे कितने? 10 पेड़। कितने बचे? 10 पेड़। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। देखो बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से, अब देखो 38 क्वेश्चन बच्चों, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें बताया गया कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को, अब देखो 29 अगस्त की बात की गई है, 29 अगस्त की बात की गई है 2019, ओके। कितने बजे निकलती है? 16:30 पे निकलती है, ठीक है। 16:30 कौन सा? दोपहर के बाद में जो 4:30 का टाइम होता है, वो उसको रेलवे के टाइम के अकॉर्डिंग अपन क्या लेते हैं? 4:30 को 16:30 लेते हैं, ठीक है। अब वो पहुंच कितने रही है? 31 अगस्त को पहुंच रही है रेलगाड़ी। और वो भी कब? 31 अगस्त को कब पहुंच रही है? 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंच रही है। अब ये बोल रहा है कि यात्रा में कुल समय कितना लगा। कुल समय अपन को निकालना है। एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है। टोटल हम समय के हिसाब से कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। सबसे पहले 29 तारीख के कितने घंटे बाकी बचे? तो 24 में से हम क्या निकाल लेंगे? 24 में से हम 16:30 निकाल लेंगे। तो ये घंटे हमारे 29 तारीख के बाकी बचे। कितनी तारीख के? 29 तारीख के। 29 अगस्त के कितना समय बाकी बचा, वो निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारे पास, देखो 13 में से 6 गए, 7.5 घंटे ये बचे हमारे पास 29 के। अब आगे वाला दिन आता है 30 तारीख। 30 तारीख के तो कुल 24 घंटे है ही। 30 तारीख के तो कुल 24 घंटे है ही। आगे आ गया कौन सा दिन? 31 अगस्त। 31 अगस्त को वो पहुंचता है। अब 31 अगस्त के कितने घंटे ले लिए उसने? 8 घंटे ले लिए। देखो 31 अगस्त को 8 बजे, सुबह वाला 8 बजे, मतलब 12 से 8 घंटे। तो टोटल अब समय कितना हो गया? अब टोटल अगर समय को हम जोड़ेंगे तो 7.5 घंटे ये, फिर 24 घंटे ये, फिर 8 घंटे ये, और टोटल घंटों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। अगर आप इसको जोड़ना, तो चलो जोड़ना भी दिखा देता हूं मैं कि किस तरह से इनको जोड़ते हैं। इनको जोड़ना भी मैं बता देता हूं आपको, ओके। तो अगर आप देखो इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? 24 घंटे तो 30 तारीख वाले, 7 घंटे ये, और 8:45 ये। अब देखो आप मिनट मिनट को अलग जोड़ेंगे। पहली कंडीशन है मिनट मिनट को आप अलग जोड़ेंगे। तो मिनट मिनट को अलग जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 75 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए? 75 मिनट हो गए। 8 और 4 12, 12 और 7, 12 और 7 19, हासिल का 1, कितने आ गए? 39 घंटे और 75 मिनट। जबकि हमें क्या पता होता है कि मिनट तो, एक घंटे के अंदर मिनट तो कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो यहां से ये 60 मिनट से ज्यादा है। 60 मिनट से कितना ज्यादा है?
60 मिनट से कितना जाता है, 60 इधर एक कैरी कर देंगे, 1 घंटा इधर दे देंगे, तो ये कितने घंटे हो जाएंगे, 40 घंटे। और मिनट कितने जाता है, 15 मिनट। तो 40 घंटे और 15 मिनट, 40 घंटे और 15 क्या आ जाएगा, मिनट आएगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर, 40 घंटे और 15 मिनट उसको लगेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो 39वां सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चों। 39वां सवाल ये कह रहा है कि निम्न में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन के अंदर लंबाई का घटता हुआ क्रम दिखाया गया है। तो इसमें देखो mm के अंदर दी गई है, सेंटीमीटर के अंदर दी गई है, ठीक है, और मीटर के अंदर दी गई। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है। ठीक है, अब कौन सा क्या है मतलब कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, चलो 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, ओके। और 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। क्या होता है, डेसीमीटर। और 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, ओके। और 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर क्या होता है, 1 डेकामीटर। और 10, और अगर बात करें 10 डेकामीटर, 10 डेकामीटर की बात करें तो वो होता है 1 हेक्टोमीटर, ओके। 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर। और इसके अलावा बात करें 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये आपको बेसिक से चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब अपन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है घटते हुए क्रम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, घटते हुए क्रम में बताना है। चलो घटते हुए क्रम में देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। देखते हैं सबसे पहले तो कौन से हैं डाटा। तो सबसे पहले अपन सबको एक राशि के अंदर, यानी एक जो mm के अंदर है तो सबको mm के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। mm के अंदर सही रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो mm के अंदर सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहला तो है हमारे पास mm के अंदर ये 8500 mm, सबसे पहला तो mm के अंदर ये, फिर है कॉमा, फिर 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर। अब आप देखो सेंटीमीटर को mm के अंदर चेंज करने के लिए, सेंटीमीटर को मतलब सेंटीमीटर को mm के अंदर चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे, गुणा किससे करेंगे, 10 से। तो जैसे ही 800 को 10 से गुणा किया, ये कितना हो जाएगा, 8000 mm बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 8000 mm बन जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही ये क्वेश्चन और क्या कर रहा है, 800 सेंटीमीटर तो है ही, साथ में 8 mm और है, तो इसमें 8 mm जोड़ देंगे, 8 mm जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 8008 mm, ओके। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या कहता है, 80 dm, 80 dm। देखो यहाँ पे 80 dm है, और dm हमारे पास कहाँ है, ये रहा dm। dm को mm में कन्वर्ट करने के लिए, dm को mm के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कितने, देखो एक तो 10 से ये गुणा होगा और एक 10 ये गुणा होगा, तो लगभग 10 और 10 मतलब 100 से गुणा करना है। 100 से किसी संख्या को गुणा करने का मतलब उसके पीछे कितने जीरो उतार दो, 2 जीरो उतार दो, ठीक है। अब इस 80 dm के साथ में 8 सेंटीमीटर और है, और सेंटीमीटर को मैंने क्या बोला, 8 सेंटीमीटर और है, तो 8 सेंटीमीटर को mm के अंदर करने के लिए, सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा, 1 10 से गुणा करना है। तो 8 के पीछे 1 जीरो उतार दो, इसको पूरा को ऐड कर लो, ये हो गया, लो ये हो गया हमारे पास टोटल mm, ओके। और लास्ट में हमारे पास क्या है, 8 मीटर। लास्ट में हमारे पास क्या है, 8 मीटर। और मैंने बोला था मीटर यहाँ पे, मीटर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाली इस वाली लाइन के अंदर है। तो यानी कितने कितने 10 से गुणा होगा, 1 2 और 3, यानी 3 जीरो इसके पीछे आएंगे mm में। जब इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो इसके पीछे आएंगे, तो 3 जीरो आएंगे। अब हमारे पास एक चीज हो गई, देखो सबसे पहला था 8500 mm, फिर 8008 mm, फिर 8080 mm, फिर 8000 mm। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, अगर घटते हुए क्रम की बात करें, किस क्रम की बात करें,
इन इकाइयों को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो मतलब घटते हुए क्रम अगर बात करें, ठीक है, तो देखें इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन देखें, थर्ड ऑप्शन देखें, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन को अगर देखें तो देखो किस में दिखेगा ये, किस में दिखेगा ये, सबसे पहले अपन को बड़ा वाला क्रम लिखना है। तो सबसे पहले बड़ा वाला क्रम, सब इन चारों में सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी, इन चारों में सबसे बड़ी संख्या होगी हमारे पास 8500, ठीक है। उसके बाद में छोटी संख्या कौन सी होगी, उसके बाद में छोटी जो संख्या होगी, उसके बाद में हमारे पास छोटी संख्या होगी वो कौन सी होगी, 8080 mm, 8080 mm, ठीक है, 8080 mm। उसके बाद में हमारे पास छोटी संख्या कौन सी होगी, 8008, फिर होगी 8000। तो इससे हमें पता क्या चला कि सबसे पहला 8000 mm इसमें दिख रहा है, चलो ये हो गया। फिर 8080 वाला जो कौन सा था ऑप्शन, 80 डीएम वाला, 8080 वाला, 80 डीएम वाला, ये रहा 8080 डीएम वाला। फिर 800 सेंटीमीटर और 8 mm वाला, ये रहा 8 सेंटीमीटर और 8 mm वाला ऑप्शन, और लास्ट में था 8 मीटर वाला। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो होगा इसमें करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। 10th क्वेश्चन यानी 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन के अंदर बात करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया वापस एक बार कि हमारे पास 180 सेंटीमीटर लंबा तार है। कितना तार है, 180 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसको एक आयत बनाना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे खुट्टा लगा हुआ है, उसको मैं तार खींच के आयत जैसी आकृति बना लेता हूँ। ये आयत जैसी एक आकृति मैंने बना ली, ठीक है। अब 180 सेंटीमीटर तार था, तो ये 180 सेंटीमीटर तार कंप्लीट हो गया। मुझे बताओ, मैंने आयत की परिधि के ऊपर ही तो तार खींचा है, और आयत की जो परिधि होती है, परिमाप होता है, सॉरी परिमाप जो होता है, वो परिमाप का सूत्र क्या होता है, आप सबको पता है। सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लिख सकते हैं ना ऐसा, 2 लंबाई, लंबाई इसमें दे रखी है क्या, नहीं, लंबाई तो ज्ञात करनी है, ये लो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, इसने कितना दे रखा है 180। तो बताओ लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 को हम कहाँ भेज देंगे, 2 को हम इधर भेज देंगे 180 के नीचे, और जैसे 180 के नीचे आएगा कट के कितने हो जाएंगे 90, ठीक है, 90 हो जाएगा ना, 2 का भाग 180 में जाएगा 90 बार, तो फिर ठीक है। हमारे पास चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। तो लंबाई बराबर, अब चौड़ाई उधर जाएगी तो ये प्लस में है, प्लस से उधर जाएगी तो ये कितने हो जाएगी 90 माइनस 30। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, लंबाई हमारे पास कितनी बच गई 60, और 60 हमारे पास ये रहा क्वेश्चन के अंदर। यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 41 की बात करें तो कक्षा सेकंड के छात्रों को, अब देखो कक्षा सेकंड के छात्र हैं जो 44 लिखने के लिए कहा गया और बच्चों ने लिख दिया 404 लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे। लिखने का बोला था 44, बच्चों को लिखने का बोला था 44 और बच्चों ने लिख दिया 404 यानी 404, यानी बच्चों को किसकी परख नहीं थी। तो अब देखो, या तो हम इनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, क्या इन सबकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, देखते हैं। सेकंड, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, यानी उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, हाँ विनिमय नियम जरूर समझाएंगे। एक्सचेंज, उनको क्या समझाना है, एक्सचेंज वाला समझाना है, यानी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल, यानी और एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। उनको उन समूह में रखेंगे जिसमें सही लिखा गया है, ठीक है। अब ये भी मतलब सही नहीं होगा, जब तक उनके दिमाग में सही चीजें नहीं होगी तब तक आप चाहे उनको होशियार बच्चों के बीच में बैठा दो, जब तक उनके दिमाग में सही मेथड सही कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक आप उसको होशियार बच्चों के ग्रुप में बैठा दो, तब भी कुछ नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं करेंगे। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, जब उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है तो कहां से सही उत्तर आ जाएगा, नहीं।
उन सबकी कॉपी में भी हम सबकी कॉपी में तो नहीं लिख सकते, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, यानी उनके मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। अब ये चीज है क्या, हम उनको वैसे प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज हम उनको समझाएंगे, वो भी किससे, कंक्रीट मटेरियल से। यानी हम चीजों को मूर्त रूप में, मूर्त रूप का मतलब जैसे हम कहेंगे देखो एक चिड़िया, एक मतलब एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, तो बच्चों को क्या क्या लिखेगा बच्चा, तीन लिखेगा। ठीक है, तो हम आदमी को दिखाकर बच्चों को संख्याओं का जो ज्ञान करवाते हैं, यानी जो मूर्त रूप है, यानी सामने दिखने वाली जो संख्याएं हैं, सामने दिखने वाली यानी सॉलिड फॉर्म, यानी सॉलिड चीजों से, यानी मूर्त, मूर्ति जो होती है ना, मूर्त का मतलब यहाँ पे मूर्ति समझ लो, जो दिखती है, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, उनसे अगर हम मैथ्स के संख्याओं का ज्ञान या मैथ्स के नियमों का ज्ञान करवाते हैं, तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के अंदर ये चीज सही कर सकते हैं। तो 41 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब देखते हैं 42। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो 42 जो इसका क्वेश्चन है वो क्या कहना चाहता है। 42 क्वेश्चन, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। अब देखो गणित का जो प्राथमिक पाठ्यक्रम है, गणित का प्राथमिक जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बात की गई है। तो उसके बारे में क्या बात की गई है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखो जो प्रतिचित्रण है, आप एक वर्ड के ऊपर ध्यान दें, प्रतिचित्रण। वैसे मैंने इसको कहां से ढूंढा था, मैंने इसको ढूंढा था मैपिंग से। आप मुझे एक चीज बताओ, जब भी मैं मैपिंग करता हूं, जब भी मैं मैपिंग करता हूं, तो मुझे प्रतिचित्रण से तो एक बार एक चीज का पता चला था, लेकिन मैपिंग से मुझे दोनों चीजों का आइडिया हो गया। अब देखो जब भी मैं मैपिंग करता हूं तो मैपिंग में मुझे त्रिविमीय विचार क्षमता का प्रोत्साहन दे मिलता है। त्रिविमीय यानी स्पेटियल थिंकिंग मुझे मिलती है। कोई चीज ऊपर है नीचे है तो उसको आप मैपिंग में समझा भी सकते हैं। ठीक है, समझा सकते हैं ना। ठीक है, तो मैपिंग से ये चीजें अच्छी हो जाती हैं। कोई चीज ऊपर नीचे को हम बता सकते हैं मैप के द्वारा, पहाड़ों को दर्शाकर नदियों घाटियों को समझा सकते, अपन ये बता सकते हैं ना मैपिंग के द्वारा। ये देखो, ठीक है, तो ये पहाड़ है, इसके बीच में से नदी निकल रही है। ठीक है, तो ऊंचाइयों को त्रिविम 3D संरचना अपन मैपिंग के द्वारा दे सकते हैं। ठीक है, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन दे सकते हैं। ठीक है, मैपिंग से द्वारा। और दूसरा, हम इसके प्रोपोर्शनल रीजनिंग को भी बढ़ावा दे सकते हैं, अनुपातिक विवेचन को प्रमोट कर सकते हैं, अनुपातिक विवेचन को भी प्रमोट कर सकते हैं, विषय को सरल और रुचि बना सकते हैं, यानी प्रतिचित्रण चित्रण से। देखो सरल तो ऐसा जरूरी नहीं है, सरल और रुचिकर किसी बच्चे का मतलब उसको बनाना जरूरी नहीं है। संख्याओं की निर्दिष्टता को समाप्त कर सकते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है, यानी सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, यानी ए और बी हो सकते हैं इसके। तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड। तो मैपिंग से मुझे इन दोनों चीजों का पता लग जाता है। ठीक है, तो एक 42 क्वेश्चन हो गया इसके साथ ही अपना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 43। तो 43 जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए हमें सिलेबस पता होना चाहिए, पाठ्यक्रम पता होना चाहिए कि 5th क्लास का जो है। इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले 5th क्लास, 4th क्लास, 3rd क्लास, इनके पाठ्यक्रम एक बार देख लें। ठीक है, राजस्थान जो आरबीसी की जो पुस्तकें हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर दी जाती हैं, इनका पाठ्यक्रम आप जरूर देख लें। ठीक है, अब जब मैंने इनका पाठ्यक्रम देखा ऑनलाइन, जब मैंने इनका पाठ्यक्रम देखा तो मुझे पाठ्यक्रम के अंदर देखो समिति मुझे मिला, ठीक है, प्रतिरूप मुझे मिले, ठीक है, और चौपड़ यानी टाइलिंग, जो आप चीजों को देखते हैं ना ऐसे, टाइलिंग में आपको बता देता हूँ, चौपड़ में आपको बता देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, टाइल्स की फॉर्म में चित्र दिए होते होते और उनको समझाना होता है। ठीक है, उनको समझाना होता है, इस तरह के चित्र आते हैं ना। ठीक है, और मैंने एक लाइन खींच दी कितने हो गए, एक और लाइन खींच दी कितने हो गए। ठीक है, इसमें आप इस तरह की टाइलिंग को भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की टाइलिंग को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी पैटर्न्स होते हैं इनको अपन टाइलिंग कहते हैं, चौपड़ कहते हैं। ठीक है, टेसेलेशन कहते हैं जिसको हम। ठीक है,
और सममिति तो आपको पता ही है, प्रतिरूप पैटर्न्स आपको पता ही है। अनुपात जो है 5th तक क्लास में नहीं होता, 5th तक की क्लास में रेशियो नहीं होता, रेशियो स्टार्ट होता है 6 से ऊपर, मतलब 5th से ऊपर यानी 6 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 6, 7 और उसमें स्टार्ट होता है। मैंने अनुपात जो है वो इसमें नहीं देखा, तो हमारा आंसर क्या होगा, अनुपात। ये तीनों तो मुझे 5th देखो 3rd से लेकर 5th तक सभी पाठ्यक्रम के अंदर मिले, लेकिन अनुपात मुझे नहीं मिला, तो इसका आंसर क्या होगा, अनुपात होगा, ठीक है। जो कि एनसीएफ के अनुसार, जो ठीक है, एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित का पाठ्यक्रम नहीं था। प्राथमिक विद्यालय हम किसको कहते हैं, 1 से 5 तक। और एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, तो एनसीएफ की फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, सबको पता है, ये नेशनल, अरे बहुत सिंपल है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 44, क्वेश्चन 44 के ऊपर, अरे ऊपर आ गए, हाँ 44 के ऊपर। देखो, सूत्र का प्रयोग किए बिना, सूत्र का प्रयोग नहीं करना है आपको, ठीक है। निम्न में से किन साधन और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग ये दर्शाने के लिए कर सकते हैं कि विभिन्न आयामों वाले दो आयत का क्षेत्रफल समान हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि विभिन्न आयामों वाले, यानी आयाम उनके अलग अलग हो सकते हैं, भुजाएं इनकी अलग अलग हो सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, चलो ये है मेरे पास 4 सेंटीमीटर की लंबाई है, ये 2 सेंटीमीटर की लंबाई है, ठीक है। और एक मेरे पास है इस तरह का टाइप, जिसमें ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, अलग अलग है, देख, ठीक है। तो विभिन्न अलग अलग आयाम है, इसमें ये लंबाई है, इसमें ये चौड़ाई है, इसमें ये चौड़ाई है, इसमें ये लंबाई है, अलग अलग तरीके के हैं। तो दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, क्या इसमें पैमाने की जरूरत पड़ती है, क्या इसमें ग्राफ पेपर की, देखो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर से नीचे कर देते हैं, ओके। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन में हमें किस किस की चीज की जरूरत पड़ती है, तो हम देखते हैं कि हाँ, इसमें ग्राफ पेपर हम यूज में ले सकते हैं। ग्राफ पेपर से हम समझा सकते हैं कि दो अलग अलग आयाम लेकर हम समझा सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, ठीक है। कागज इसमें नहीं है, वरना कागज से भी हम समझा सकते थे। धागे की जरूरत इसमें नहीं पड़ती, ठीक है। और पैमाना तो इसमें स्केल वगैरह की जरूरत नहीं, ठीक है। और टाइल्स, हाँ टाइल्स से हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, बी और डी, बी और डी, ठीक है, बी और डी, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 45, देखो, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, कि उसके पास गणित की जो उपलब्धि है वो कम है। तो गणित की किसी क्षेत्र में उपलब्धि कम होने का कारण आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जो जैन होते हैं, जैन लोगों का हिसाब किताब क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, क्यों होता है इनका अच्छा कथा, और सारे वो सीई बनते हैं क्योंकि उनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि होती है, सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि होती है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए वो हिसाब किताब में, कैलकुलेशन में बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसका लिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, गणित में उपलब्धि कम होने का लिंग के ऊपर नहीं, गणित के स्वरूप के ऊपर नहीं, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता पे नहीं, ये नहीं, इसको नहीं कह सकते। तो यानी हम सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को गणित की उपलब्धि कम होने का कारण बता सकते हैं। यानी किसी क्षेत्र में गणित के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, ठीक है। और किसी क्षेत्र सामाजिक संस्कृति जो पृष्ठभूमि है जहाँ के लोगों में गणित के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो वहाँ पे गणित में उनका नॉलेज जो है, उपलब्धि जो है वो कम होती है। हम ये सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लेकर हम कह भी सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसका कुछ कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिला, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं।
इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अगर आपने राजहंस, अगर आप इसको मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जो राजहंस, मैंने राजहंस की एक बुक पढ़ी थी, राजहंस की जो डीएलएड की बुक है, डीएलएड की जो बुक है उसमें आप देखना एक बड़ा क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में गणित का स्पष्टीकरण। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में गणित का स्पष्टीकरण, उसमें आप देखना जो लगभग बड़ा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 है, वो आपको मिल जाएगा किस तरह से ये हेल्प करता है गणित की पृष्ठभूमि के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 46। अब आप मुझे ये देखो कि ये समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है तो कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी। देखो, भिन्न को समझाने के लिए मैंने पहले भी एक बात कही थी आपको, भिन्न को समझाने के लिए एक बात कही थी, भिन्न को समझाने के लिए मैंने एक बात कही थी आपको। देखो, ये भिन्न को समझाने के लिए, ये देखो मैंने जिस तरह से एक कागज की पट्टिका बनाई, कागज की पट्टिका बनाई भिन्न को समझाने के लिए, और आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया था। इसी तरीके से मैं यही समझाना चाहता था कि जो भिन्न को समझाना अगर हो तो हम किससे समझा सकते हैं, कागज की पट्टिका से समझा सकते हैं। ठीक है, कागज की पट्टिका से समझा सकते हैं कि सबसे अधिक उपयुक्त कौन सी है, से छोटा है। तो अगर आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, देखो 1 2 3 4, हमारे पास 4 बॉक्स हैं, और सेम लंबाई की हमारे पास एक और है जिसमें 1 2 3 बॉक्स है। अब मुझे ये बताओ, एक में तो है 1/4 ये वाला पोर्शन, ठीक है, एक में है 1/3 यानी ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 1/4 वाला छोटा है या 1/3 वाला। तो कागज पट्टिका से हम आसानी से इसको समझा सकते हैं। देखो, ये तो आ रहा है यहां तक, कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है, तो यानी 1/4 वाला छोटा है और 1/3 वाला बड़ा है। ठीक है, तो कागज पट्टिका से हम इसको समझा सकते हैं। ठीक है, 47 क्वेश्चन देखो, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना, देखो पाठ योजना बना रहे हैं हम, ठीक है, का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो हम जब कभी भी पाठ योजना बनाते हैं तो देखते हैं, अब पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना चाहिए या गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, क्या ये हो सकता है। देखते हैं आगे नेक्स्ट, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। अच्छा, मैंने क्या बोला था, एक जो अपना सेशन स्टार्ट होने से पहले हम यहाँ पर बच्चों के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जो 1st से 5th तक है, गिजुभाई की पत्रिका के अनुसार हम क्या करते हैं, बच्चों को देखना है कि बच्चे किस तरह से पढ़ना चाहते हैं और उनमें हम कॉन्सेप्ट डालते हैं। तो आप मुझे बताओ, हम प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं टू स्टूडेंट, हम स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड कर देते हैं कि वो अपना मेथड बनाए और कॉन्सेप्ट बनाए, यानी अपना कॉन्सेप्ट बनाए कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये तरीका होता है सबसे बेस्ट। ठीक है, तो हम पाठ योजनाएं जो बनाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है विद्यार्थियों को अवसर देना, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, सबसे बेस्ट। ठीक है, इस तरह से हम पाठ योजना बनाते हैं कि विद्यार्थियों को क्या अवसर देवें कि विद्यार्थी वहां पे संकल्पना बनाए। यानी हम अगर मान लो हम सिखा रहे हैं, जोड़ सिखा रहे हैं, ठीक है, तो जोड़, हमने जोड़ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए, उसके बाद में हम विद्यार्थियों को जोड़ के अवसर दें कि बताओ 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार प्लस 1 स्टार 2 स्टार। तो हम इसको, विद्यार्थी अगर इसको चाहे तो हाथ पे गिन सकता है, किस पे, हाथ पे गिन सकता है, विद्यार्थी चाहे तो इसकी जोड़ कर सकता है। ठीक है, जोड़ के लाइनिंग के द्वारा कर सकता है, 3 लाइनिंग प्लस 2 लाइनिंग, लाइनिंग के द्वारा कर सकता है, हाथ की लकीरों, हाथ की अंगुलियों को काम में ले सकता है। यानी विद्यार्थी के ऊपर है कि कौन सा कॉन्सेप्ट वो बनाना चाहे। तो ये पाठ योजना का हिस्सा होता है, पाठ योजना का ये सारा हिस्सा पाठ योजना का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं,
48 क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 48 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता। तो देखो, संरचनात्मक गणितीय कक्षा का जो लक्षण है नहीं माना जा सकता। यहाँ पे एक वर्ड को हमें ध्यान देना है, नहीं। वर्ड जो है वो क्या है, नहीं के ऊपर है, ठीक है। तो गणित के अधिगम में भाषा संवाद की भूमिका पर उचित ध्यान देना। क्या भाषा और संवाद की भूमिका पर उचित ध्यान देना, पहली चीज। भाषा और संवाद के ऊपर हमने कहा रचनावादी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अनोन्य क्रिया वह विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। अनोन्य क्रिया मल्टीपल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मल्टीपल कंस्ट्रक्शन जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय जो परीक्षा का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या उसके ऊपर हम कर सकते हैं। तो हम एक चीज करते हैं, इसको इसकी हम एक चीज करते हैं। तो देखो बच्चों, तो हमने बात की थी कहाँ पे, भाषा संवाद की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अनोन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार से समझा सकते हैं, ठीक है। तो जब इनमें दोनों को पढ़ा, ठीक है। तीसरा पढ़ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए। अब अगर आप इसको, जब मैंने इसको हिंदी में पढ़ा तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, लेकिन जैसे ही मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा, ठीक है, इंग्लिश में इसका जैसे ही मैंने देखा क्वेश्चन को, तो मुझे ये चीज समझ में आ गई। यानी कौन सा लक्षण नहीं होना चाहिए, कौन सा लक्षण नहीं होना चाहिए। तो छोटे बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट है वो नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हम बड़े बड़े जो विद्यार्थी हैं वो देते हैं। यानी प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक की परीक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कौन सा लक्षण नहीं है, ये नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 49 की बात करते हैं। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। जब हम इंग्लिश में, जो क्वेश्चन आप हिंदी में अपन समझ में नहीं आया, वो अगर आप इंग्लिश में देखें तो वो आसानी से समझ में आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण, देखो वापस रचनावादी दृष्टिकोण आया है, ठीक है, से की जा सकती है। रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो जब हम देखते हैं कि रचनावादी जो दृष्टिकोण है वो गणित के तथ्यों को सीखने के बारे में, गणित के तथ्य जो हैं वो तो बिना रचनावादी संरचना के भी सीख सकते हैं, ठीक है। गणित से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, यानी जो रिक्वायर्ड है, तो मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ। ये जरूरी नहीं कि रचनावादी हो, सैद्धांतिक रूप से भी सीख सकते हैं, सैद्धांतिक दृष्टिकोण है उससे भी सीख सकते हैं। गणित पूर्णतया विषय परक है, यानी पूरा ऑब्जेक्टिव है, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। रचनावादी मतलब रचनावाद के अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, नहीं, इससे भी देखते हैं। तो विजुअलाइजेशन इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ, ये जरूर हो सकता है रचनावादी यानी कुछ बनाकर, जैसे कि मैंने एक, चलो इसको आपको एक अच्छे तरीके से और बता देते हैं। तो इस तरह से मैंने एक क्यूबॉइड बनाया, घनाभ बनाया। क्या बनाया, घनाभ बनाया। आप मुझे बताओ, रचनावादी दृष्टिकोण है, रचनात्मक है, इस दृष्टिकोण से मुझे मिलेगा क्या, विजुअलाइजेशन मिलेगा। विजुअलाइजेशन क्या मिलेगा मुझे, कि ये देखो इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, ये देखो ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, चौड़ाई हो गई, और ये देखो ये इसकी ऊंचाई हो गई, क्या हो गई, हाइट, क्या हो गई, हाइट, ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो इस तरह से ये विजुअलाइजेशन से मिलता है। यानी मानचित्र टाइप या मान सदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। यानी हम जो कथन सहमत हो सकते हैं रचनावादी दृष्टिकोण से, वो कौन सा कथन है, फोर्थ कथन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी 50 क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। निम्नलिखित कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम, देखो यहाँ पे एक और चीज आई है, वापस त्रिविम की बात आई है। त्रिविम मतलब तीनों चीजें, यानी त्रिविम हम कौन सी चीजों से बता सकते हैं, 3D आकृति। 3D आकृति कौन सी हो सकती है, मानचित्र जो हमेशा 2D पे होते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा के उदय होने का समय, अरे ये कैसे हो सकता है त्रिविम।
संख्याओं की संख्या रेखा पर, संख्या रेखा ये होती है, संख्या रेखा मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये संख्या रेखाओं पर निरूपित करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। यानी बोतल का ऊपरी दृश्य को चिन्हित करके, बोतल का आपने देखा होगा, और बोतल का ऊपरी दृश्य कुछ इस तरह का दृश्य होगा, ठीक है। तो इस तरह का दृश्य हम इसको बता सकते हैं कि इसकी देखो गोलाई है, गहराई है, यानी इसको 3D रूप हम क्रियाकलाप से समझ सकते हैं, 3D से, त्रिविम से हम समझ सकते हैं, यानी बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित कर सकते हैं हम 3D से, यानी त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए बोतल का ऊपरी दृश्य को चित्रित हम देखकर बना सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं 51 की, 51 क्वेश्चन की। गणित के अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखो वापस इसको अंडरलाइन किया हुआ है, नहीं है, नहीं है पूछा है, वापस कौन सा पूछा है? नहीं है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है क्या? गणित में एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, यानी स्वाभाविक है क्या वो उत्कृष्ट प्रदर्शन की? स्वाभाविक तो नहीं होती। ये तो गणित में क्या है कि जब आप सीखते हैं, जितना कैलकुलेशन करोगे उतना ही सीखोगे, ठीक है। तो ये स्वाभाविक जो तो नहीं हो सकती, करके सीखने पर होगा, ठीक है, सही नहीं है। तो ये चीज तो स्वाभाविक, ये मुझे क्या लगी, गलत लगी, मतलब एक तरह से देखने पर सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है, हम तो ये इसका सही आंसर हो सकता है। दूसरे भी देख लेते हैं। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचार का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचार का अधिगम परिणामों पर, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है, हाँ ये भी होता है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो सही नहीं कौन सा है? सही नहीं ये वाला फर्स्ट ऑप्शन ही है जो सही नहीं है। बाकी देखो मैंने बोला था सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये वापस हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर क्या रखा है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का निष्पादन पर असर होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने कहाँ पे किया था? अगर हम इसको देखें, ये क्वेश्चन हमने किया था, कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन हमने कर रखा है। अगर हम देखें इसको, क्वेश्चन नंबर ये हमने क्वेश्चन कर रखा था, ये क्वेश्चन हमने कौन सा किया था? सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का। ये देखो क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, तो उसमें था गणित की उपलब्धि कम होने का कारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो 45 जो क्वेश्चन है वो ही सेम क्वेश्चन था। तो हमारे यहाँ पे ये वापस हमें ये देखो क्वेश्चन नंबर 51, तो ये बात तो क्या है? सही है, जो कि 45 क्वेश्चन नंबर किसमें? क्वेश्चन नंबर 45 में वापस हमने कही गई थी। तो ये वापस देखो क्वेश्चन नंबर 45 ने हमें यहाँ पे हेल्प कर दी, ठीक है। ये बात सही है, ये बात भी सही है, ठीक है, कि उसके परिणामों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जो बच्चा होशियार है, हमेशा दिमाग, जो अध्यापक होगा उसके दिमाग में ये होगा नंबर देते वक्त, चलो ये होशियार है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन का आंसर देना हो तो वो उसके लिए कौन सा है? फर्स्ट, जो सही नहीं है, ठीक है। हमेशा ही मतलब उसकी प्रतिभा स्वाभाविक होती है ऐसा नहीं है। मैथ्स जो है वो कैलकुलेटिव पार्ट होता है, जितना मैथ्स को मिलाते हैं उतनी मैथ्स अच्छी होती जाती है, हम ये समझते हैं, जितना मैथ्स को करते हैं उतनी मैथ्स अच्छी होती जाती है। इससे आगे हम चलते हैं 51 से 52 की तरफ। निम्नलिखित समस्या के प्रकार को पहचानिए। किस तरह का प्रकार है? मेरे पास 6 पेंसिल है, ठीक है। मनीषा के पास मेरे से 2 अधिक हैं, यानी मेरे पास तो 6 हैं, मनीषा के पास 2 अधिक हैं। ये मनीषा के पास क्या है? 2 अधिक है। चलो, तो ये मनीषा के पास पेंसिल कितनी अधिक है? तो ये क्या है? तुलनात्मक जमा है, तुलनात्मक घटा है, विकलित, विकलित का मतलब माइनस है, विकलित का मतलब माइनस, माइनस जमा माइनस घटा ऐसा कुछ नहीं है। तुलनात्मक घटा तुलनात्मक जमा है। देखो इसकी अगर तुलना की जाए 6 से, तो 6 से कितना अधिक है?
दो अधिक हैं, यानी तुलनात्मक ये क्या हुआ, जमा, जमा मतलब प्लस, यानी ये क्या है, तुलनात्मक जमा है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो है ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं आगे 53। जो हिंदू अरबी गणना प्रणाली है, इसकी हम बात करें तो इसमें कौन सा सही नहीं है। वापस हम हमेशा क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार होता है हाँ सही है और सही नहीं है में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस जब इन सबको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान होती है, स्थानीय मान जो है वो है सही है, इसमें तो युगात्मक प्रकृति होती है, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, ऐसा कब होता है हिंदू अरबी में, तो ये सही नहीं है। थर्ड, अब तो गुणा तो प्रकृति तो होती है, ठीक है, तो थर्ड जो है इसका ऑप्शन जो है वो होगा, इसका सही उत्तर होगा। ये जो है इसका आधार प्रणाली 2 नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे 54। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन, किसका अध्ययन कर रहे हैं, देखो ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। ज्यामिति के अध्ययन के लिए वांछनीय प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया का हम उपयोग कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक चीज मैंने क्या बोला, जब भी 5th जो क्लास है यानी 0 से 5th क्लास के बच्चों का ज्यामिति अध्ययन हम उनके ऊपर छोड़ते हैं, हम ठीक है, उनको अवसर देते हैं, हमें उनको अवसर देना है सारा कुछ, ठीक है, उनको पहचानना है, ठीक है, हम बस उनको गाइड करना है, हमें सिर्फ उनको गाइड करना है कि कैसा है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना है, उस तक ही सीमित रखना है, नहीं ऐसा तो नहीं है, उस तक सीमित रखना है। अध्यापक को आरंभ में सरल आकृतियां स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण देखना चाहिए। परिभाषा पहले क्या देनी, पहले तो आकृतियों को पहचाना तो आए, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वो दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ कर विकसित कर सके। अगर इसको मैंने इंग्लिश में पढ़ा ना, चिल्ड्रन शुड बी गिवन मेपल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड इनिशिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, यानी बच्चों के अंदर जो समझ है, बच्चों के अंदर जो समझ है उसको मतलब उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देना, बहुत सारी क्या देना, अपॉर्चुनिटी देना, अवसर देना, बच्चों को अवसर देना कि बच्चों को क्या दें, बच्चों को अवसर दें, बच्चों को क्या दें, बच्चों को अवसर दें कि वो जितनी भी स्पेस है, मान लो ये है, मान लो ये है, तो बच्चों को अवसर देना कि वो इसको समझ सके, वो अपने अंदर एक समझ को डेवलप कर सके, समझ को डेवलप कर सके, समझ को विकसित कर सके, ये बच्चों को अवसर देना चाहिए। तो ज्यामिति के अध्ययन के लिए हमेशा क्या किया जाना चाहिए, बच्चों को अवसर देना चाहिए कि वो आकृतियों को समझे। जब एक बार वो समझ जाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत मतलब हम बहुत इजीली हम उन बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इससे हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड, कौन सा होगा, थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से गणितीय तर्कणा का सूचक है, तो ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, आप इसको इंग्लिश में देखेंगे बहुत ही अच्छा वर्ड है मैथमेटिकल रीजनिंग, तर्क, ठीक है। तो मैथमेटिकल जो रीजनिंग है उसके लिए क्या सूचक है, तो जब मैथमेटिकल रीजनिंग का सूचक देखते हैं तो मैथमेटिकल रीजनिंग आपको सही शब्दों में गणितीय जो प्रक्रिया है, अगर आप सही बात हो तो इंग्लिश में पढ़ के देखो बहुत सही आपको समझ में आ जाएगा, एबिलिटी है जो प्रोवाइड करती है जस्टिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रोसीजर, जो मैथमेटिकल प्रक्रियाएं हैं उनका वो जस्टिफिकेशन करती हैं, तर्क संगतता की मतलब तर्क संगत करती हैं, यही गणितीय मैथमेटिकल रीजनिंग होती है। मतलब गणित की जो अरे संक्रियाएं नहीं है, प्रक्रियाएं, गुणा भाग जोड़ बाकी, इसके अंदर वो तर्क देती हैं, इसके अंदर वो तर्क संगतता प्रदान करती है, तर्क संगतता प्रदान करती है, बस ये पता होना चाहिए, यही तो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, ठीक है। बाकी कैलकुलेटिव एफिशिएंसी तो मैथ्स में बढ़ जाती है, वो रीजनिंग में जरूरी नहीं है, वो मैथमेटिकल रीजनिंग में नहीं, वो तो मैथ्स में बढ़ जाती है, ठीक है। तो दूसरे से हमारे तो यहाँ पे ऑप्शन हमें आंसर मिल गया इसका 55। 56 क्या कहता है, 56 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो 56 कह रहा है कि सब्जियों की मूल्य सूची यहाँ पे दे रखी है और इनमें से आपको पता करना है कौन सा कि कितनी सब्जी कौन सी है। तो देखो संजय ने आधा किलो टमाटर, अब देखो किलो टमाटर के 40 रुपए, तो आधा किलो टमाटर के आधा केजी जो टमाटर हैं
आधा केजी टमाटर के कितने हो जाएंगे 20 रुपए, किलो के 40 है तो इसके 20 रुपए। 1 केजी आलू, आलू 1 केजी आलू के कितने हो जाएंगे 2 केजी के 25 है तो 1 केजी के कितने हो जाएंगे 12.5 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, आधा केजी गाजर है, गाजर कितना है आधा केजी है, तो आपको पता है पाव के हैं 20 रुपए, तो आधा केजी के कितने हो जाएंगे 40 रुपए हो जाएंगे। आधा केजी कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। 250 ग्राम मिर्च है, देखो मिर्च 100 ग्राम की मिर्च के हैं 10 रुपए, तो 200 ग्राम के कितने हो जाएंगे 20, और 50 ग्राम इसके करेंगे तो 5 रुपए, तो टोटल कितने हो गए 25 रुपए। तो 250 ग्राम मिर्च के 250 ग्राम मिर्च के कितने हो गए, इससे पहले क्या थी गाजर थी, ये गाजर के मिर्च के कितने 25 रुपए। ठीक है, अब पीछे क्या बचा 6 नींबू है, देखो 4 नींबू के 10 रुपए हैं, अगर इसको आप साइड में सॉल्व कर लो 4 नींबू के हैं 10 रुपए, तो बताओ 1 नींबू का कितना होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 10/4, तो 6 नींबू के कितने होंगे तो 10/4 इंटू 6, तो ये और ये कट जाएंगे 2 3, 2 से 10 कट जाएंगे 5 बार, 5 और 3 इंटू होके कितना हो जाएगा 15, यानी ये हो गए 15 रुपए अपने। और इन सबको जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे 50, 2 10 और 2 12, हासिल का 1 2 3 4 4 4 8 9 10 11, 112 रुपए और 50 पैसे। अब वो कह रहा है कि उसने काउंटर पर 200 रुपए दिए, रुपए कितने दिए 200 रुपए दिए थे उसने, और उसका सामान हुआ 112 रुपए 50 पैसे का, तो उसको रिटर्न में कितने मिलेंगे, उसको रिटर्न में मिल जाएंगे, देखो हासिल गया 5 में से 5 आया, 9 में से 2 गए 7, और 19 20 11 गए, तो ये 19 में से 11 गए 8, यानी 87 रुपए इसको क्या मिलेंगे रिटर्न मिलेंगे, क्या मिलेंगे रिटर्न उसको मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन की बात करते हैं 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन कह रहा है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। अब देखो 2 अंकों की संख्या है, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। अब क्रमिक अभाज्य संख्याओं वैसे तो है कितनी 2 और 3, 3 और 5, 5 और 7, और 2 अंकों की है, यानी अपन किससे 1 से लेकर 9 अंक तक जा सकते हैं, क्योंकि 10 पे तो 2 अंक से ज्यादा हो जाएंगे ना, 2 संख्या लेनी, 2 अंकों की संख्या लेनी है हमें तो। ठीक है, तो हमारे पास कितनी संख्या आई 3 संख्याएं आई क्रमिक की बात करें तो। अब ये कह रहा है अंकों का योग 3 और 4 का गुणन होना चाहिए, तो देखो अंकों का योग कितना आया 5, क्या 3 या 4 का गुणन है, नहीं है। 3 और 5 अंकों का गुणन 8, क्या 3 या 4 का गुणन है, नहीं है। 4 का तो है लेकिन 3 का नहीं है। फिर आया 5 और 7 यानी 12, 12 देखो 3 का गुणन भी 12 है और 4 का गुणन भी 12 है, तो संख्या कौन सी हो जाएगी 57। आगे चलते हैं 58 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 58। रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दूरी, देखो कार पार्किंग जो दर है वो दी गई है 2 घंटे पर इतनी है। हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं सीधा। राजीव ने अपनी कार जो है वो 7 AM पर पार्क की और उसी दिन ही लेने वो 4 PM पर आया। देखो सुबह 7 बजे उसने पार्क की है, सुबह 7 AM पर, ठीक है, और वापस 4:30 PM पर वो आया है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसको किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो आप इसको बीच में 12 का एक मान लेते हैं। आप क्या मान लेते हैं 12 वाला एक चीज मान लेते हैं, ठीक है, कि 12 बजने 12 के बाद तो उसको 4.5 घंटे लगे, ये तो आप पता कर सकते हैं। 12 के बाद में उसको कितने लगे 7 से 12 तक आने में। आप अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप सीधा कर लो, देखो 1 घंटा यहाँ पर, 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 1 2 3 4, 1 घंटा यहाँ पर लगा होगा, 1 घंटा यहाँ पर, 1 घंटा यहाँ पर और 1 घंटा यहाँ पर। टोटल कितने घंटे हुए गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आधा घंटा, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा 9.5 घंटे उसको लगे। और 9.5 घंटे 8 घंटे से ऊपर जो उसको रुपए लगते हैं वो कितने लगते हैं 150 रुपए।
तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, 150 रुपये उसका चार्ज हो जाएगा। आगे चलते हैं, आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो 59 का जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आरोही क्रम में लिखना था। आरोही क्रम में लिखने का क्रम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी। अगर आप इसको देखते हैं तो सबसे पहले जो संख्या आएगी वो होगी 0.77। उसके बाद की अगर एक आप संख्या देखें तो उसके बाद जो संख्या आएगी वो आएगी, आप देखो तो वो आएगी 7.007। उसके बाद जो संख्या आएगी 7.07। उसके बाद जो संख्या आएगी 7.70 और उसके बाद में आएगी 7.707। इस तरह आएगा। ठीक है, सबसे पहले ये 7, फिर ये, फिर ये दोनों। ठीक है, तो इसने पूछा है कि तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो हम देख रहे हैं तीसरे स्थान पर तो ये वाली संख्या होगी। ठीक है, और सबसे लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा 5 अंकों की संख्या जिसमें दहाई के स्थान पर अंक 8 है। आप मुझे बताओ ये 5 अंकों की संख्या है दहाई के स्थान पर। यह है अपना दहाई, यह है अपना इकाई, इकाई, ये अपना दहाई, ये अपना 100वां अंक, 100वां अंक, ये अपने 1000वां अंक और ये अपना 10,000वां अंक। तो इकाई के स्थान पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4। सबसे पहले दहाई के स्थान का अंक दे रखा है, कितना है 8, तो इकाई दहाई पे 8। फिर इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान का 1/4, तो दहाई के स्थान का 1/4, तो ये लो 1/4 कितना हो गया 2, ये लो 2। फिर कह रहा है 1000 के स्थान का अंक है 0, चलो 1000 के स्थान का अंक है 0, ये लो 0। फिर 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का दुगुना है, तो यहाँ पे जो अंक आ रहा है वो इसका कितना है 2 गुना है। कितना है 2 गुना, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ओके, और 10,000वें अंक जो है इकाई के स्थान के अंक का 3 गुना है, यानी इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है 3 गुना है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा अपने कितना हो जाएगा 6। तो आप जो आंसर जो होगा वो कितना होगा 60,482। तो देखो बच्चों हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, उस 30 में से मुश्किल से मुझे जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी हिंदी के कारण, वरना सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी थे। तो हम 30 में से 30 नंबर जो एक नंबर के क्वेश्चन है, 30 में से 30 नंबर हम बहुत ही आराम से बहुत ही आसानी से लेकर आ सकते हैं। इसी तरह से हम जो है हर 2 या 3 दिन के बाद एक पेपर हम करेंगे। ठीक है, और अपने मैथ्स में से 30 अंक का हम टारगेट लेकर चलेंगे। चलो आज का ये सेशन जो है आप हमारा जो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले सेशन में। प्लीज इस जो सेशन को शेयर एंड लाइक करें। ठीक है, अधिक से अधिक देखें, जिससे मुझे भी और पेपर बनाने का मौका मिले आपको और पढ़ाने का भी मौका मिले। चलो।